पहले 2 स्टेजेस के बाद तीसरी स्टेज कैपिटल सब्सक्रिप्शन की स्टेज पब्लिक कंपनी को डेफिनेटली टेकअप करनी पड़ती है। और इस स्टेज के करने में कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन को टेकअप करने पड़ते हैं इफ़ दे वांट टू गेट दिस राइट। और यही हम आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन होता क्या है, पब्लिक कंपनी के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं फाइनेंस रेज करने के, और वो कौन से स्टेप्स हैं जो कंपनी को लेने ज़रूरी हैं इफ़ दे वांट टू गेट दिस राइट। वेलकम एवरीवन, you guys are watching Eco World Digital Classes and this is Business Studies Series for Standard 11th. I am doing chapter number 7, Formation of a Company, और Formation of a Company का तीसरा पड़ाव कैपिटल सब्सक्रिप्शन, जो कि सिर्फ पब्लिक कंपनी को करने की ज़रूरत है। इट्स मैंडेटरी फॉर अ पब्लिक कंपनी, नॉट फॉर अ प्राइवेट कंपनी। तो चलो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कैपिटल सब्सक्रिप्शन। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब है पैसा, फाइनेंस अरेंज करना। अब पब्लिक कंपनी के पास 2 रास्ते हैं, या तो ये पैसा वो पब्लिक से रेज करे थ्रू स्टॉक मार्केट्स, थ्रू शेयर्स एंड डिबेंचर्स का इशू, या फिर वो अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने जानने वालों से ये पैसा अरेंज करें। अगर वो पब्लिक का रास्ता लेते हैं, यानी इफ दे गो टू अ स्टॉक मार्केट एंड दे वांट टू रेज शेयर्स एंड डिबेंचर्स के थ्रू पैसा, तो कुछ स्टेप्स हैं जो उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे बिफोर दे कैन गेट दिस मनी। अगर ऑन द अदर हैंड वो पब्लिक इशू की तरफ नहीं जाते हैं एंड दे गेट इट प्राइवेटली मैनेज, तो कुछ खास नहीं करना है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है जो रजिस्ट्रार के पास देनी है और उसके 3 दिन के अंदर वो अलॉटमेंट कर सकते हैं अपने शेयर्स की। ओके, सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि अगर पब्लिक कंपनी गोज फॉर अ पब्लिक इशू विच मीन्स इट ट्राइज टू रेज मनी फ्रॉम पब्लिक। अब से आगे जब भी तुम कहीं पर ये शब्द सुनो पब्लिक इशू, तो इसको तुम इस तरीके से समझना दैट व्हेनेवर अ कंपनी वांट्स टू रेज मनी फ्रॉम जनरल पब्लिक थ्रू स्टॉक मार्केट्स, इट्स नोन एज अ पब्लिक इशू। क्लियर है, समझ में आ गया? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब कौन से स्टेप्स उठाने पड़ते हैं? पहला, सेबी का अप्रूवल लेना बहुत जरूरी है। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हाउ आरबीआई इज टू बैंक्स, आरबीआई सारे बैंक्स की एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, सारे बैंक्स को आरबीआई कंट्रोल करता है। ठीक वैसे ही सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज शब्द का मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इनकी रेगुलेशन को हैंडल करता है, इनकी एपेक्स बॉडी है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सेबी के अप्रूवल के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता स्टॉक मार्केट में। सो ऑब्वियसली इफ यू प्लान टू गो फॉर अ पब्लिक इशू, आपको सेबी से अप्रूवल लेना होगा, और ऐसा करने में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, you will have to disclose every relevant information। यानी relevant शब्द का क्या मतलब है यहाँ पे? जो चीज उस पब्लिक इशू के लिए सभी को जानना जरूरी है, वो सारी चीजें आप एब्सोल्युटली डिस्क्लोज करेंगे। नो कंसीलिंग, को छुपाना नहीं है, कोई मिस स्टेटमेंट नहीं देनी, कोई झूठ नहीं बोलना। और ये सब इसलिए बिकॉज सेबी इज द वन, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ द इन्वेस्टर। अगर तुमने कहीं झूठ बोल दिया, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई स्टेटमेंट कंसील कर दी जो इन्वेस्टर्स को धोखा हो सकता है, जिससे वो गलत जगह पैसा लगा सकते हैं, तो ऐसी चीज सेबी होने नहीं देगी। इसीलिए सबसे पहला ही कदम सेबी की अप्रूवल है। व्हेन सेबी इज सेटिस्फाइड दैट यू आर गुड टू गो फॉर अ पब्लिक इशू, तभी आप पब्लिक इशू ले सकते हैं। ओके, सेकेंड स्टेप, फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस क्या है? सो इट्स अ डॉक्यूमेंट वेयर द एंटायर डिटेल ऑफ अ कंपनी इज देयर, सब कुछ है। और प्रोस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट है जिसको देख के एक पोटेंशियल इन्वेस्टर, मान लो मैंने पैसे लगाने हैं, तो मैं तुमको जानती नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे प्रोस्पेक्टस को देखूंगी, उसमें सारी डिटेल्स को पढ़ूंगी, एंड इफ आई काइंड ऑफ लाइक इट, आई वुड वांट टू इन्वेस्ट इन योर ऑर्गेनाइजेशन। सो प्रोस्पेक्टस इज द विंडो ऑफ द कंपनी फॉर अ पोटेंशियल इन्वेस्टर। तो फंडा ये है कि प्रोस्पेक्टस में कुछ झूठ, कोई मिसगाइडिंग स्टेटमेंट, कोई मिस स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है इन्वेस्टर्स को जब वो अपना पैसा लगाते हैं। तो ऐसा कोई सीन नहीं होना चाहिए। ओके, फंडा ये है कि अगर आप प्रोस्पेक्टस बना रहे, प्रोस्पेक्टस कुछ भी है, कोई सर्कुलर, कोई नोटिस, कोई एडवर्टीजमेंट, कोई डिटेलिंग, सब प्रोस्पेक्टस है। प्रोस्पेक्टस अगर आपने बनाया है तो आपको उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं बनाया तो भी कोई बात नहीं, उसके बदले कोई स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इन ल्यू का मतलब है उसकी जगह।
तो अगर प्रॉस्पेक्टस आपका नहीं है कोई बात नहीं, उसकी जगह एक स्टेटमेंट बनाइए और उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की तरफ सबमिट कीजिए एंड when the registrar of the companies is also going to look through it because they want to ensure कि कोई धोखाधड़ी वाला सीन तो नहीं चल रहा. ओके, दैट सेकंड स्टेप. अब ये सेकंड स्टेप हमारा अगर पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू नहीं करती है, इफ इट गोज थ्रू द रूट ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, तब उसे ये प्रॉस्पेक्टस फाइल करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ एक स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल कर सकती है और मिनिमम 3 दिन पहले, मतलब एटलीस्ट 3 days बिफोर अलॉटमेंट, मतलब जब वो शेयर्स बांटना शुरू करेगी कंपनी, उससे ठीक 3 दिन पहले एटलीस्ट ये प्रॉस्पेक्टस रजिस्ट्रार के पास फाइल हो जाना चाहिए. अगर पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू का रास्ता नहीं ले रही है, अपने फ्रेंड्स के थ्रू पैसा अरेंज कर रही है, तो ये वाला ऑप्शन वो ले सकती है. लेकिन अगर पब्लिक इशू कर रही है तब तो क्लियर फंडा है, या तो प्रॉस्पेक्टस रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाओ, नहीं तो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाओ. ठीक है. थर्ड स्टेप, एक बार प्रॉस्पेक्टस का काम हो गया तो तीसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको बैंकर्स, ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स अपॉइंट करने हैं. तीनों का अलग रोल है. भाई पैसा इशू करना, पैसा अरेंज करना, रेज करना, इतने लोगों से पैसा आना कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है ना, तो अकेले तो नहीं कर सकते. बैंकर्स क्यों चाहिए? क्योंकि बैंकर्स, जो पैसा आएगा वो बैंक में आएगा. व्हेन पीपल विल बाय योर शेयर्स, वो कहीं ना कहीं तो पैसा भेजेंगे ना, तो उस पैसे को कौन मैनेज करेगा, उसकी रिसीट को? बैंकर्स. तो बैंकर्स चाहिए. ब्रोकर कौन होता है? ब्रोकर वो बंदा है जो आपके बिहाफ पे स्टॉक मार्केट में बैठा है, आपके शेयर्स को बेचने खरीदने में हेल्प कर रहा है, एंड ही इज द पर्सन हु इज गोइंग टू एनकरेज पीपल टू इन्वेस्ट इन योर ऑर्गेनाइजेशन. वो बताएगा लोगों को कि देखो बहुत अच्छा शेयर आया है, आप इसमें पैसा लगाओ. तो ब्रोकर चाहिए सेल करने के लिए, एनकरेजमेंट के लिए. और तीसरा अंडरराइटर. अंडरराइटर क्या होता है? कई बार कंपनीज को ना भरोसा सा नहीं होता कि जब हम पब्लिक इशू करेंगे तो लोग हमारा शेयर्स, हमारा इशू खरीदेंगे. अगर किसी कंपनी को ये डाउट है कि उसके शेयर्स पब्लिक खरीदेगी कि नहीं, वो पहले ही कुछ लोगों को उनके साथ एक सांठगांठ कर लेते हैं कि अगर हमारा इशू पब्लिक ने नहीं खरीदा, लोगों ने नहीं खरीदा, तो आप खरीद लेना. ऐसे लोगों को हम अंडरराइटर्स बोलते हैं. एंड अंडरराइटर्स कंपनी का रिस्क कम करते हैं. क्यों? कंपनी ने पब्लिक इशू लिया, लोगों ने लिया ही नहीं जी, लोगों ने शेयर्स ही नहीं खरीदे, तो चलो कोई तो है जो कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है. ये कोई कौन है? अंडरराइटर्स. और अंडरराइटर्स ऑब्वियसली ऐसा करने के लिए कमीशन चार्ज करते हैं. हालांकि किसी भी पब्लिक इशू में बैंकर एंड ब्रोकर का होना तो नेसेसरी है, अंडरराइटर आपकी अपनी मर्जी है, इट्स नॉट नेसेसरी. ओके. नेक्स्ट स्टेप, मिनिमम सब्सक्रिप्शन. अब तुमने प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया, सभी का अप्रूवल मिल गया, अंडरराइटर वगैरह सब रख लिए. अब एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है. व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन? तुमने कहा तुम 1 लाख रुपया थ्रू पब्लिक इशू रेज करोगे, यानी तुमने सेबी से बोला हुआ है हमें 1 लाख रुपए की जरूरत है, हम पब्लिक के थ्रू ये पैसा रेज करेंगे. तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का फंडा कहता है कि 90% ऑफ दिस 1 लाख रुपया तुम्हारे अकाउंट में आ जाना चाहिए थ्रू दिस पब्लिक इशू, तभी हम कहेंगे कि ये ऑफर सक्सेसफुल रहा. तो अगर 1 लाख रुपया आप मार्केट से इकट्ठा करने वाले थे, तो कम से कम 1 लाख का 90%, 90,000 तो आपके पास आ ही जाना चाहिए. ये मिनिमम है लिमिट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिमिट है जो आपके पास आ ही जानी चाहिए. क्यों? क्योंकि कंपनी को लगता है, सेबी को लगता है कि अगर इतना पैसा भी इकट्ठा नहीं हुआ तो कंपनी काम नहीं कर पाएगी, इनएडिक्वेट रिसोर्सेज के साथ काम करना पड़ेगा, तो उसका क्या फायदा. इसीलिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन का फंडा लगा रखा है कि देखो मिनिमम इतना पैसा तो इकट्ठा होना ही चाहिए, तभी काम करोगे, वरना नहीं करोगे. इन केस आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन हिट नहीं हुआ, यानी 90% की लिमिट नहीं पहुंची, तो सेबी की बड़ी क्लियर डायरेक्शन है, जो भी पैसा आपके पास आया है उसे रिफंड कीजिए. वट एवर मनी. सो लेट्स से आपने 1 लाख का सब्सक्रिप्शन करना था, लिमिट है 90,000 आपके अकाउंट में आ जाना चाहिए, लेकिन आपके अकाउंट में आए सिर्फ 80,000, यानी आपका पब्लिक ऑफर सक्सेसफुल नहीं रहा. तो सेबी कहता है जी पैसे लौटाओ, सबको लौटाओ, क्योंकि ये ऑफर नल एंड वाइड है, ये ठीक नहीं है. मिनिमम सब्सक्रिप्शन जब तक अकाउंट में नहीं आता तब तक इस ऑफर को हम राइट नहीं मानते और काम नहीं शुरू किया जा सकता. ओके. नेक्स्ट,
अब एक बार मान लो तुम्हें मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी मिल गया, नाउ यू आर गुड टू गो, आप आगे जा सकते हैं। तो अगला स्टेप है एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होना जरूरी है। अब स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग क्या होती है? जैसे हम लोग अपना स्कूल यूनिवर्सिटी में नाम लिखवाते हैं ना, वैसे ही कंपनीज को स्टॉक एक्सचेंज में नाम लिखवाना पड़ता है, तभी वो वहां पे ट्रेडिंग कर सकता है, काम कर सकता है। अगर ये परमिशन सब्सक्रिप्शन अनाउंस क्लोज होने के, मतलब मैंने सब्सक्रिप्शन अनाउंस किया, लोगों ने अप्लाई भी कर दिया, वो नई लिस्ट निकल आई कि भाई इनको हम शेयर्स दे रहे हैं, उस लिस्ट के निकलने के 10 हफ्ते तक भी अगर किसी स्टॉक एक्सचेंज ने आपको परमिशन नहीं दी है लिस्टिंग की, तो आपको सारे पैसे वापस लौटाने पड़ेंगे। इवन इफ अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव हो भी चुका तो भी वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग नहीं तो कोई शेयर्स डिबेंचर्स का काम नहीं। सिंपल फंडा, क्लियर है? हाँ, अगला जो है, अगर मान लो आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव कर लिया था, लेकिन आपको लिस्टिंग नहीं मिली 10 हफ्ते के अंदर, तो आपको 8 दिन के भीतर जिन लोगों को आपने शेयर्स अलॉट किए थे उन्हें पैसे वापस करने पड़ेंगे 8 दिन के भीतर। यहां पे मैं एक बात क्लियर कर दूं, जब कंपनी पब्लिक इशू करती है तो लोग पहले शेयर्स की एप्लीकेशन भेजते हैं, यानी वो मुझे अप्लाई करते हैं कि भाई हमें आपके शेयर चाहिए। फिर जो मुझे जचता है उसको मैं शेयर अलॉट करती हूं। तो शेयर एप्लीकेशन का मतलब लोगों ने शेयर के लिए अप्लाई किया, शेयर अलॉटमेंट का मतलब मैंने उन्हें शेयर दे दिया। हम बात यहां पर ये कर रहे हैं कि अगर शेयर अलॉटमेंट की लिस्ट निकाल ली है मैंने, मेरे पास अब लोग हैं जिनको मैंने शेयर देने हैं, लेकिन वो लिस्ट के बावजूद 10 हफ्तों तक मुझे किसी स्टॉक एक्सचेंज ने लिस्टिंग नहीं दी है, तो मुझे इन लोगों का, जितने लोगों ने अप्लाई किया था, उनको पैसा 8 दिन के अंदर वापस करना पड़ेगा। जिनको भी मैंने शेयर अलॉटमेंट की थी 8 दिन के अंदर पैसे वापस करने पड़ेंगे। ओके, फाइनली अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अगर इन सब में कोई दिक्कत नहीं आई, सब कुछ गुड टू गो है, तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करनी है। मतलब लोगों को लेटर्स इशू करके बताना है कि आपने इतने शेयर के लिए अप्लाई किया था, हम आपको इतने शेयर्स दे रहे हैं। अब क्या होता है बच्चों, जब शेयर अप्लाई करते हैं तो भी कुछ पैसे लोग देते हैं, जब शेयर अलॉट होते हैं तो भी कुछ लोग पैसे देते हैं। और होता क्या है ना, एक ही बार में कंपनी सारा पैसा नहीं लेती, कुछ पैसा एप्लीकेशन के साथ आता है, कुछ पैसा तब मांगते हैं जब आपको शेयर मिल गया, जब आपको शेयर की अलॉटमेंट हो गई, है ना। अब मान लो तुमने अप्लाई किया 10 शेयर्स के लिए, बट मैंने तुमको दिए 6, तुमने मेरे को पैसे दिए थे 10 शेयर्स की एप्लीकेशन के, तो मुझे अभी तुम्हारे को 4 के पैसे वापस लौटाने पड़ेंगे ना। तो मैं क्या करूंगी, 4 के वो जो पैसे हैं या तो तुम्हें लौटा दूंगी, या अगर मैंने तुमसे कोई अलॉटमेंट फीस लेनी है, मतलब जो मैंने आपको शेयर्स दिए हैं उसके भी कुछ पैसे आने हैं, अलॉटमेंट की फीस अलग होती है, उसमें मैं एडजस्ट कर लूंगी। मेरी बात समझ में आई ना? 10 तुमने अप्लाई किए, 6 मैंने अलॉट किए दिए, तुमने 10 की फीस दी मुझे एप्लीकेशन फीस, अब वो मेरे पास ज्यादा आ गई, मुझे वापस देने हैं, या तो मैं तुम्हें वो पैसे डायरेक्टली वापस कर दूं, या जो 6 मैंने तुम्हें शेयर्स दिए हैं उसकी जो फीस आनी है उसमें इसको एडजस्ट कर लूं। दैट्स द लॉजिक ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करने के लिए लेटर्स इशू करनी पड़ती हैं, सबको बताया जाता है कि आपको इतने शेयर्स अलॉट हुए हैं। इसके अलावा अगर कोई रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट करनी है, अगर किसी की अलॉटमेंट वापस लेनी है, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को वो एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट साइंड बाय डायरेक्टर सेक्रेटरी विद इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट होने के 30 दिन के अंदर वो डॉक्यूमेंट डायरेक्टर सेक्रेटरी से साइन होकर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाएगा। अभी क्लियर, समझ में आ गया? तो कहने का मतलब है कैपिटल सब्सक्रिप्शन की स्टेज में पब्लिक कंपनी के पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो आसान है, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस करो एटलीस्ट 3 days बिफोर अलॉटमेंट, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास दो। दूसरा रास्ता है ये 6 स्टेप्स वाला, अप्रूवल लो, प्रोस्पेक्टस फाइल करो, ब्रोकर्स, बैंकर्स, अंडरराइटर्स को अपॉइंट करो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% आना चाहिए वरना पैसे वापस करो। स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन जरूरी है, अगर लिस्टिंग नहीं मिली 10 हफ्ते के अंदर भी तो सारे पैसे अलॉटीज को वापस करो 8 दिन में। एंड फाइनली अगर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कम है अप्लाइड शेयर से, तो जितना पैसा वापस है वो या तो रिफंड करो या एडजस्ट करो और लेटर्स इशू करके अपने सारे अलॉटीज को बताओ कि आप शेयर्स के मालिक हो गए हैं। आई होप ये वाली स्टेज एब्सोल्युटली क्लियर है। इस स्टेज के बाद कंपनी के पास आ जाते हैं पैसे एंड देन दे कैन बिगिन डूइंग देयर वर्क, जो है आखिरी स्टेज commencement of business, जो कि अगली वीडियो में डिटेल में करेंगे। If you guys are watching me on YouTube, don't forget to like, share, subscribe and comment. Till then, take care. Bye bye.